अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बहस करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत नया होगा। ये मौजू है कल्चर्ड मीट का, लैब ग्रोन मीट का, कल्टीवेटेड मीट का। यानी अब गोश्त जानवरों से नहीं लिया जाएगा बल्कि लैब में ग्रो किया जाएगा। पैकेट में आपके पास कच्चा गोश्त आएगा जिसे आप बता नहीं पाएंगे कि क्या ये किसी जानवर से लिया गया है या ये किसी लैब से लिया गया है। लेकिन आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो कि आप पहली मर्तबा सुन रहे होंगे, और आप भी जब वीडियो के एंड पर पहुंचेंगे तो हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रेंड मुसलमान मुल्कों में सबसे पहले आ रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूं कल्चर्ड मीट की तरफ, जिसे ग्रो तो कर लिया गया है और सेल लेवल पर जब इसे देखा गया तो पता चला कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आम गोश्त होता है। अगर आप एक कमरे में कल्चर्ड मीट बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मीट बना सकते हैं, तो फिर तो आप किसी फैक्ट्री में भी बना सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी बना सकते हैं और अपने किचन में भी ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से एक मशीन से गोश्त ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि क्या हमें कल्चर्ड मीट की ज़रूरत है? क्यों नहीं हम जानवरों से ये गोश्त लेते और ऐसी क्या वजह है कि हम एनिमल फार्मिंग या लाइव स्टॉक को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने जा रहे हैं? मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको मालूम नहीं होंगी। पहली चीज़ ये है कि इस वक्त हमारी ज़मीन को सबसे बड़े चैलेंज का सामना है और वो चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग। इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग में बिजली पैदा करने के कारखाने 30% इजाफा कर रहे हैं, यानी वो ज़मीन के गिर्द हवाओं को, गैसेस को गर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मौसमों में तब्दीली आ रही है। लेकिन जानवर इसी ग्लोबल वार्मिंग में 15.5% के साथ अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट 15% गैसेस एमिट करती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। तो जानवर, लाइव स्टॉक 15.5%, और सारी ट्रांसपोर्ट, बसेस, रेलवे, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ये सारा मिलाकर दुनिया का 15%। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट ज़मीन को निस्बतन कम गर्म कर रही है इसके कि हम लाइव स्टॉक पाल रहे हैं। अब आपका सवाल यह होगा कि लाइव स्टॉक या कोई गाय किस तरीके से ज़मीन को गर्म कर सकती हैं? तो उसकी वजह है कि गाय अपने अंदर से एक गैस खारिज करती है। सारी लाइव स्टॉक अपने अंदर से गैस खारिज करते हैं जिसे मीथेन कहा जाता है, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस अपने अंदर सूरज से आती हुई एनर्जी रख लेती है और ज़मीन को गर्म करना शुरू कर देती है। अगर मीथेन की बात की जाए तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा तगड़ी ग्रीन हाउस गैस है, और 12 सालों के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्शन के ज़रिए बनाना शुरू कर देती है। इस वक्त सालाना हम 7.1 गीगा टन गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइव स्टॉक से, जो कि हमारी ज़मीन को गर्म कर रही है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है पानी की किल्लत। जब हम एक गाय को, बीफ को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते हैं तो हम उसे बार बार पानी पिलाते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि 1 किलो गोश्त हासिल करने के लिए हम गाय को तकरीबन 7,000 से 20,000 लीटर तक पानी पिलाते हैं, सिर्फ 1 किलो गोश्त। अगर आपने गाय से ज़्यादा गोश्त हासिल किया तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 किलो बीफ के लिए जो पानी की कंजम्पशन होती है, जो ज़मीन का मीठा पानी लग रहा होता है, वो 7,000 से 20,000 लीटर होता है। और अब एवरेज के तौर पर मैंने कितनी बुक्स में ये देखा है और रिसर्च पेपर में देखा है कि 15,400 लीटर पर लोग मुत्तफिक हैं कि एक हेल्दी बीफ का टुकड़ा जो कि 1 किलोग्राम का होगा, उसे 15,400 लीटर पानी चाहिए होगा ताकि वो परवान चढ़ सके। अगर मैं 7,000 लीटर की बात करूं तो ये तकरीबन इतना पानी है जो कि आपके 3 महीनों के शावर नहाने के लिए काफ़ी है। कुदरत को 1 किलो गोश्त बनाने के लिए इतना पानी चाहिए जो कि आपके 6 महीनों के नहाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा पानी है। इसका मतलब ये है कि गोश्त बनाने के लिए हम पानी को एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल देखिए,
आपको मैं लेकर चलता हूं चिकन की तरफ। जब हम चिकन को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि कितना खाना उसके गोश्त में बदलता है? सिर्फ 13% खाना उसके गोश्त में बदलता है जो कि हम खा सकते हैं। 87% खाना जो कि एक चिकन अपनी जिंदगी में खाता है वो गोश्त में नहीं बदलता, बल्कि वो उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए और उसकी आंतों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए जो हम यूज़ नहीं करते उसमें ज़ाया हो जाता है। तो हम एक चिकन को पाल कर बड़ा करते हैं और फिर जो इनपुट हमने उस पर लगाई है उसका सिर्फ 13% हमें गोश्त के तौर पर मिलता है। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप 100 रुपये दें और वो आउटपुट पर आपको 13 रुपये दे, तो क्या आप उस बिजनेस को जारी रखेंगे? हम ये कहते हैं कि ये तो अननेचुरल है, लैब में गोश्त बनाना तो अननेचुरल है, हम तो नेचुरल कुदरती गोश्त खा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अब कुदरती गोश्त नहीं खा रहे। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ को बदल रहा है और सारी स्पीशीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। इस वक्त जो चिकन आपको मिल रहा है वो इतना ज़्यादा भारी भरकम है, गोश्त से लदा हुआ है कि वो सही तरीके से चल भी नहीं सकता। लाइव स्टॉक इस वक्त ज़मीन का 30% जंगलात को ख़त्म करने का बायस बन रहा है, क्योंकि हम 30% जो जंगलात हैं उनको काट काट कर लाइव स्टॉक के लिए या तो खाना लगा रहे हैं या लाइव स्टॉक को रख रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अमेज़न के जंगलों को जो काटा जा रहा है उसमें से 90% जगह पर सोयाबीन लगाया जा रहा है। और सोयाबीन कौन खाता है? लाइव स्टॉक खाता है। इसलिए 90% पर सोयाबीन लगाया जा रहा है और वो 90% सोयाबीन लाइव स्टॉक खाता है, हम तो सिर्फ 10% के करीब यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ले रहा है। अगर हम दुनिया की बात करें तो लाइव स्टॉक में अब न्यूट्रिशन कितनी है, वो हमें आउटपुट क्या दे रहा है? इतना ज़्यादा रिसोर्सेज वो दुनिया का ले रहा है जो कि इंसान अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमें आउटपुट क्या दे रहा है? आउटपुट ये दे रहा है कि वो दुनिया में जितनी भी प्रोटीन पैदा होती है उससे 40% से भी कम प्रोटीन आपको लाइव स्टॉक के गोश्त में मिलेगी। कैलोरीज आपको 20% से भी ज़्यादा कम आपको लाइव स्टॉक के गोश्त से मिलेगी। जब कोविड आया तो कोविड की वजह से लाइव स्टॉक की चेन जो एक जगह से दूसरा जगह लेकर जाना था वो डिसरप्ट हो गई और बड़े मुल्कों में गोश्त की सप्लाई बंद हो गई। लाइव स्टॉक को रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने अगर गोश्त को महफूज करना है तो उसे ठंडा भी रखना होगा। इस वक्त हम जो खाना ज़मीन पर पैदा कर रहे हैं वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है जो कि इंसान को चाहिए। यानी हम अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना पैदा कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि वो खाना, वो चीज़ें जानवरों को चाहिए। 1960 में जो गोश्त की प्रोडक्शन थी वो 70 मिलियन टन थी। 2018 में गोश्त की प्रोडक्शन बढ़ के 300 मिलियन चली गई। अब आप इमेजिन कीजिए 2050 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त गोश्त की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होगी? शायद 600 मिलियन से भी ज़्यादा होगी। और वो 600 मिलियन या 500 मिलियन टन हम लाएंगे कहाँ से? तो इसका मतलब यह कि हमें ज़मीन में और ज़्यादा जानवर रखने पड़ेंगे, उनके लिए और ज़्यादा प्लांटेशन करनी पड़ेगी, और ज़्यादा दरख्त काटने पड़ेंगे, उनको और ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो इंसानों के लिए नहीं है, तो हम जानवरों के लिए कैसे कर सकते हैं? इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जानवर बीमारियों का एक घर है। दुनिया में जो बड़ी 4 बीमारियां आई हैं, जिस तरीके से स्वाइन फ्लू है, ये सारी की सारी जानवरों से हम तक पहुंची हैं। और जानवरों को दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लगती हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी उनको बड़ा करना चाहते हैं और उनका गोश्त इंसानों को खिलाना चाहते हैं। तो वो जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे अंदर आ रही हैं। अमेरिका में 81% जो एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं वो जानवरों को, लाइव स्टॉक को लगाई जाती है। इंसान सिर्फ 19% एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हम गोश्त खा रहे हैं, हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि अगली पेंडेमिक्स भी जानवरों से ही हम तक पहुँचेंगी। तो ये वो सारा बैकग्राउंड था जिसके ज़रिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि साइंसदान क्या सोच रहे हैं, उनके ज़हन में क्यों ये आ रहा है कि हमें लैब में गोश्त को उगाना चाहिए।
या हमारे पास एक ऐसी मशीन हो किचन में जिसमें हम बताएं कि आज हमारा ये गोश्त खाने का मूड है, तो वो उस तरीके का गोश्त बनाना शुरू कर दे जिस तरीके से आज हमारे पास 3D प्रिंटर है। गोश्त बनाना बहुत आसान काम है और कल्चर्ड मीट का मैं आपको यहाँ पर 4 स्टेप बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। पहले स्टेप में हम जिस जानवर का गोश्त लेना चाहते हैं, मसलन गाय की बात करें तो उसके स्टेम सेल्स लेते हैं। वो स्टेम सेल हम उसके मसल से भी ले सकते हैं और उसके एम्ब्रियो से भी ले सकते हैं, और फिर उनको ग्रो किया जाता है। उन स्टेम सेल्स को ग्रो किया जाता है, एक मीडियम में कल्चर किया जाता है, और उसके बाद हम उसे एक मशीन में डालते हैं जिसे बायोरिएक्टर कहा जाता है। बायोरिएक्टर में हम बहुत से न्यूट्रिशन भी डालते हैं जो कि हम उस गोश्त में चाहते हैं, और उसके बाद उस गोश्त के सैंपल को इजाज़त दी जाती है कि वो ग्रो करे और उसे एक एडिबल 3D फ्रेम में लगाया जाता है और वो आपके पास गोश्त की शक्ल में आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर बहुत से बायोरिएक्टर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इस कमरे में गोश्त बनाना है तो मैं इस कमरे के ऊपर भी बहुत से कमरे बनाकर इस तरह के बायोरिएक्टर रख के बहुत सा गोश्त प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वर्टिकल फार्मिंग सिर्फ प्लांटेशन में और एग्रीकल्चर में ही नहीं, बल्कि हम यहाँ पर भी मीट की पैदावार के लिए भी वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उसमें अपनी मर्जी के न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप रेड मीट में कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं और कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं, तो आप उसकी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप तरकीब में लिख सकते हैं कि मुझे प्रोटीन्स कम चाहिए, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए, और उसी तरीके से गोश्त बनना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप टेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। मसलन अगर हम ऐसे गोश्त की बात करें जो कि बहुत कम मिलते हैं, जिस तरह तितर, हम पंजाबी में हम तितर कहते हैं, आप उर्दू में तीतर कह सकते हैं या बटेरे कह सकते हैं, या बहुत से ऐसे जानवर जो कि बहुत कम हमें नज़र आते हैं, और वो भी जब मिलते हैं तो असली नहीं मिलते बल्कि फार्मिंग के ज़रिए उनको भी चेंज कर दिया जाता है। तो हम कोई भी गोश्त बता सकते हैं कि हमें कैंगरू का गोश्त खाना है, हमने तीतर का गोश्त खाना है, हमने बटेरे का गोश्त खाना है। इवन यहाँ तक कि अब लंदन में और यूके में शेर का गोश्त भी बिक रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो शेर का कल्चर्ड मीट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और मुल्कों ने सोच लिया है कि वो कल्चर्ड मीट पर जाएंगे। सिंगापुर ने सबसे पहले 2018-2019 में कल्चर्ड मीट की अप्रूवल दे दी। अब आप सिंगापुर में कल्चर्ड मीट के बर्गर खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने अगर स्पेस में जाना है, हमने चांद पर जाना है, तो वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि गोश्त खाएं, और उसी के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहाँ पर 2019 में कल्चर्ड मीट ग्रो कर लिया गया है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि क्या ये मीट हलाल होगा या हराम होगा। मैं जानता हूँ माशाल्लाह आपका पहला सवाल ही ये होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कतर वो दूसरा मुल्क है जो कि कल्चर्ड मीट को अपनाने जा रहा है। ये तो जवाब मैं इस फॉरम पर आपको नहीं दे सकता कि ये हलाल गोश्त है या हराम है, क्योंकि ये मेरी डोमेन नहीं है। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर कतर कल्चर्ड मीट को अपनाने जा रहा है और उससे लीगलाइज करने जा रहा है, और वो दूसरा मुल्क होगा दुनिया का जो कि ये करने जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तरीका उन्होंने ढूंढा ज़रूर होगा। क्योंकि कल्चर्ड मीट के ज़रिए हमें फूड सिक्योरिटी नज़र आ रही है। हम रेगिस्तानों में भी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, हमें किसी किस्म की सप्लाई चेन नहीं चाहिए, जिस जगह हैं वहीं पर हम कल्चर्ड मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें कोई रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए। ये मीट रेफ्रिजरेशन के अलावा भी बड़ी देर तक रह सकता है। 2012 में कल्चर्ड मीट पर एक्सपेरिमेंट करते हुए पहला बर्गर बनाया गया। इस बर्गर की कीमत बहुत ज़्यादा थी, 300,000 USD उस वक्त इसकी कीमत थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और सस्ती होती जा रही है, आपको ये गोश्त भी सस्ता होता नज़र आएगा। अब आप देखें कि सिंगापुर में इस वक्त मार्केट में आपको ये गोश्त मिल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें बहुत जगहों पर ये गोश्त नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां एंटर होना शुरू हो गई है। जो बड़े जाइंट्स हैं उन्होंने कल्चर्ड मीट के आउटलेट खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक इसराइली कंपनी का नाम बता रहा हूँ जो कि यूएस में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है बिलीवर मीट, और इनका काम यह है कि एक मल्टीनेशनल चेन खोलने जा रहे हैं जो कि दूसरी मल्टीनेशनल चेन्स को, जैसे कि मैकडोनल्ड है, KFC है, उनको कल्चर्ड मीट प्रोवाइड करने की सलाहियत रखेगी। तो अब हमें समझ आया कि हम कल्चर्ड मीट की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज बचाने हैं
और जानवर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेते हैं, लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेते हैं। जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जानवरों को इतने ज़्यादा रिसोर्सेज दे सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने ज़मीन से बाहर निकलना है तो हम भैंस को और गाय को और बकरी को अपने साथ तो लेकर नहीं जा सकेंगे। वहाँ के लिए भी हमें कोई ऐसी रेसिपी चाहिए कि वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम गोश्त को हासिल कर सकें, और कल्चर्ड मीट इन सब बातों का जवाब है। मुझे उम्मीद है कि एक मुनफरद चीज़ है, लेकिन आपकी आगाही के लिए ज़रूरी है, और अगर कतर इसको अपनाने जा रहा है तो फिर हमारे मुल्क को भी इस तरफ देखना चाहिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।